Good evening, everyone. Hope you all are fine and welcome to this platform. And now uh, we are discussing today the second part of the amines. And in this chapter, we have discussed up to the physical properties of the amines. And there is something left in the physical property. And so today I am discussing again the remaining portion of the physical property. We have discussed the solubility of amines in the water. इसका ऑर्डर हमारा रहता है, वो ऑर्डर हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि वाटर के अंदर जब सॉल्युबल होते हैं अमीन्स ग्रुप तो उनका ऑर्डर क्या रहेगा। देखिए ये हमारा प्राइमरी अमीन है। जब एन के पास दो आर ग्रुप हो जाते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाता है, दिस इज आवर सेकेंडरी अमीन। एंड हमारे टर्शरी अमीन में क्या होता है, हमारे पास होते हैं 3R ग्रुप। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मैक्सिमम चांस होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो प्राइमरी अमीन है उसके दोनों हाइड्रोजन के साथ क्या हो सकती है, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। इस केस में क्या होगी, इसमें मिनिमम होती है, इसमें इसकी कंपैरिजन में कम होगी और इसमें क्या होती है, लीस्ट होती है। अगर हम क्वार्टनरी ले लें, सॉरी यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा, अगर हम क्वार्टनरी ले लें तो उसके अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो ही नहीं सकती क्योंकि हाइड्रोजन ही अवेलेबल नहीं है। तो क्या होगा, जो हमारा ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी होता है अमीन्स का वाटर के अंदर, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी, तो क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी अमीन आर मोर सॉल्युबल देन सेकेंडरी अमीन, और फिर क्या हो जाएगा, टर्शरी अमीन। दूसरा हमारे पास रीजन इसका क्या होता है कि जो आर ग्रुप का साइज होता है प्राइमरी में वो लीस्ट होता है, तो यहाँ पे ऐसी कोई हिंडरेंस नहीं होती है इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी अमीन के अंदर हमारे पास दो आर ग्रुप हो जाते हैं, यानी कि बल्कि एल्काइल ग्रुप जो स्टेरिक हिंडरेंस का काम करेंगे। तो यहाँ पे तीन तीन ग्रुप आपके पास हैं, तो यहाँ पे कैसे क्या होती है, लीस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसलिए जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हमारा रहता है वो प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शरी रहेगा। तो आज हम बात करेंगे मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज की। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे अमीन्स में वो किसकी वजह से होती हैं। पहले तो देखो अमीन्स में हम क्या स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। अमीन हमारे पास ये वाला ग्रुप होता है, इसके अंदर हम जानते हैं कि नाइट्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अच्छा खासा डिफरेंस होता है। और दूसरा अगर हम बात करें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो कि जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, एक तो ये वाला रीजन है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज का। दूसरा क्या होता है, इसके ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर अवेलेबल होते हैं। तो इनको जो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है इनको हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर। इसकी वजह से ये क्या बनाते हैं, इस स्पीसीज को काफी ज्यादा रिएक्टिव फॉर्म करते हैं। तो जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इस बेंजीन रिंग पे जुड़े हुए हैं वो क्या डिसाइड करते हैं कि कौन कौन सी रिएक्शंस हमारे अमीन में टेक प्लेस करेंगी, प्राइमरी में या सेकेंडरी में या टर्शरी के अंदर। तो हम वन बाय वन हम इनकी बात करेंगे। और दूसरे हमारे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि अमीन के पास क्या होता है, हमारी अमीन के पास नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर, जिसकी वजह से दे आर कैपेबल टू डोनेट दीज लोन पेयर, एंड वो किसकी तरह से काम करते हैं, एक्ट एज ल्यूइस बेस की तरह वो काम करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, क्योंकि जो फैक्टर्स ऐसे होंगे, जो फैक्टर ऐसे होंगे कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर है वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या होंगे, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। अगर हम ऑर्डर की बात करें, किसकी बात करें, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, तो यहाँ पे हमें हमारे सामने से क्वेश्चन ही यही आना है पेपर में कि ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ हमसे पूछा जाता है। बेसिक स्ट्रेंथ, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो मीडियम गिवन होते हैं, एक होता है गैसियस मीडियम और दूसरा होता है हमारे पास एक्वस मीडियम। गैसियस मीडियम में ऑर्डर जो भी होगा एक्वस मीडियम के अंदर जाके वो बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। तो ये बस हमें ध्यान रखना है इसके अंदर, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। पहले अगर हम बात करें इन गैसियस मीडियम, गैसियस मीडियम में हमारे पास क्या होगा,
एक मिनट भाई, पहले हम बात कर लेते हैं। तो हम पहले इतना ही देखेंगे कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, सो इट कैन डोनेट दीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट एक्ट एज ए लुईस बेस। तब हम देखेंगे कि पहला पॉइंट जो हम हमारे पास होगा वो बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस बीइंग बेसिक इन द नेचर, क्या करेंगे ये एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, सोल्ट बनाएंगे। क्योंकि जब भी कोई एसिड क्या करता है, बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस टेक प्लेस करती है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में किसकी फॉर्मेशन होती है, सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। तो जब भी हम क्या कहेंगे, कैसे पता चलेगा, एक तो ये हो गया कि भाई लोन पेयर इसके ऊपर अवेलेबल होते हैं एंड इट कैन डोनेट देम और सो इट एक्ट एज ए बेस। दूसरा हम कैसे पता चलेगा कि ये बेस की तरह से काम करेगा, जब हम इसको किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, जैसे HCl हो गया, तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस टेक प्लेस करती है और इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सोल्ट की फॉर्मेशन होती है, दैट इज NH3 पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, क्लोरीन नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या बन गया, सॉल्ट। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, सेकंड हमारे पास ये रीजन आ जाता है कि भाई हाँ, जो एमाइंस होते हैं हमारे पास, उनका जो नेचर है वो कैसा होगा, उनका जो नेचर होता है वो भी हमारे पास कैसा होता है, बेसिक होता है। ठीक है, और ऐसे ही आपकी एनिलीन के अंदर जब ये रिएक्शन हम कराते हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या बनेगा, एनिलीनियम सोल्ट की फॉर्मेशन होती है। इसको हम क्या बोलेंगे, एनिलीनियम क्लोराइड सॉल्ट। क्लियर है इतना, सेकंड रीजन कंप्लीट हो गया टू ये दिखाने के लिए कि भाई हाँ, अमीन्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। अब अगर हम बात करते हैं कि जो फैक्टर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बेस की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेंगे। सबसे पहला हमारा आता है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा होगा हमारा सोल्वेशन इफेक्ट, और तीसरा होगा हमारे पास स्टेरिक हिंडरेंस। बिफोर डिस्कसिंग दीज फैक्टर्स आई एम हेयर टू एक्सप्लेन वंस मोर कि जो हमारे पास ये वाला इंडक्टिव इफेक्ट होता है, कौन से वाला, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, किसका होगा इंडक्टिव इफेक्ट, देखो यहाँ पर अमीन में हमारे पास कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, आर ग्रुप लगा हुआ है, नाइट्रोजन पे क्या लगे हुए हैं, लोन पेयर। तो आर का क्या कैपेबिलिटी होती है, बिकॉज ऑफ इट्स प्लस आई इफेक्ट, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन एटम, और यू कैन से दैट की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। और हमें इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ही डिस्कस करनी है, यानी कि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को ही हमें क्या करना है, इंक्रीज कराना है। तो इस केस के अंदर जो प्लस आई इफेक्ट होता है एल्काइल ग्रुप का, वो क्या करेगा, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। तो जितना ज्यादा नंबर 2 में क्या होगा, जब हमारे पास NH यानी कि 2 एल्काइल ग्रुप होंगे तो यहाँ पे और भी ज्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अवेलेबल होगी, बिकॉज देर आर द 2 डोनेटिंग ग्रुप आर प्रेजेंट। ठीक है, थर्ड केस में क्या होगा, थर्ड यानी कि टर्शरी, टर्शरी के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगी, और भी ज्यादा होगी। और भी ज्यादा होगी तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो टर्शरी होते हैं वो मोस्ट बेसिक होते हैं, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। लेकिन ये वाला जो ट्रेंड है ये सॉल्यूशन के मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो मेनली रिएक्शंस होती है यहाँ पर कि एक्वस मीडियम में हमारे पास क्या ट्रेंड रहेगा और बेसिक मीडियम के अंदर हमारे पास क्या ट्रेंड रहेगा, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि जो स्ट्रक्चर बेसिसिटी की रिलेशनशिप क्या रहेगी हमारे पास। ठीक है, एक हम यहाँ पे सिचुएशन कंसीडर यहाँ पे हम करेंगे किसकी, देखो इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आ गया सबको, इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आ गया, तो अब चलेंगे हम सोल्वेशन इफेक्ट की जगह। सोल्वेशन इफेक्ट में हमने क्या देखा, सॉल्युबिलिटी, यानी कि सोल्वेशन इफेक्ट हमें ये कहता है कि अगर सॉल्युबिलिटी, अगर आप ये रिएक्शन एक्वा सॉल्यूशन में कैरिड आउट करा रहे हो तो उस टाइम पे जो सॉल्युबिलिटी का हमारे पास ऑर्डर रहता है वो क्या रहता है, प्राइमरी, मैक्सिमम सॉल्युबल, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट हमें ऑर्डर क्या बता रहा है, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो दोनों सिचुएशंस ऑपोजिट हो गई ना। तो अब हमारे पास थर्ड फैक्टर क्या आता है, स्टेरिक हिंडरेंस वाला फैक्टर भी क्या कहता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो आपके हमारे पास ये तीनों फैक्टर समझ में आ गए हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ हो सकता है वो क्या होगा कि टर्शरी के अंदर सबसे ज्यादा आर ग्रुप, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी। सॉल्वेशन इफेक्ट में क्या होगा, प्राइमरी सबसे मोर सोल्यूबल होगा, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी।
और स्टेरिक हिंडरेंस में भी क्या होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, क्योंकि इनके केस में क्या होता है, सेकेंडरी के अंदर और टर्शरी के अंदर स्टेरिक हिंडरेंस इंक्रीज कर जाती है। अब हमने क्या देखना है, हमें इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट ऐड करके लिखना है कि क्या इफेक्ट उसकी बेसिक स्ट्रेंथ पे किसी बेस का पड़ेगा। तो पहला हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, हमारे पास है, एक है हमारे पास एल्काइल अमीन, क्या है, एल्केन अमीन, यानी कि एलिफेटिक अमीन है दूसरा, और इसके साथ हम किसका डिस्कस करेंगे, दूसरा हमारे पास होगा देखो अमोनिया का डिस्कशन। एल्काइल अमीन का क्या मतलब है, एक है आपके पास RNH2 और अमीन अमोनिया क्या है आपका ये वाला। तो इनमें पहला क्वेश्चन कैसे बनता है कि आपको इन दोनों में बताना है विच वन इज मोर बेसिक। तो यहाँ पे सिंपल है, कुछ नहीं करना भाई, R ग्रुप है इधर, R ग्रुप है तो क्या करेगा, R ग्रुप है, इसका क्या नेचर होता है, प्लस आई इफेक्ट यानी कि डोनेशन का काम करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी नाइट्रोजन के ऊपर वो क्या कर जाएगी, और इंक्रीज कर जाएगी, और इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, ये वाला जो होगा ये क्या करेगा, ज्यादा बेसिक होता है। लेकिन नाइट्रोजन के ऊपर ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जो कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर सके। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। लेकिन तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि एल्काइल अमीन जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं, किसके कंपैरिजन में, अमोनिया के कंपैरिजन में। तो जो बेसिक नेचर है हमारा एलिफेटिक अमीन का इंक्रीज होता जाता है किसके साथ, जैसे जैसे एल्काइल एल्काइल अमीन हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम एल्काइल अमीन की स्टडी स्टडी करें तो जो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी वो होगा, वो क्या होगा हमारा, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी होगा। क्लियर है पहले वाला फैक्टर, क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेंगे उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल होगी डोनेशन के लिए, और वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। क्लियर है इतना, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास क्या आता है कि जब हम बात करें इसी चीज की, ये ट्रेंड हमारा किसके अंदर रहता है, ये रहेगा हमारा बेसिक गैसियस मीडियम के अंदर। मैंने यहाँ पे स्पेशल लिख दिया है कि गैसियस फेज के अंदर जो हमारा ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ रहेगा वो क्या रहेगा, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी रहता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारी जो पीकेबी वैल्यू होती है, ये पता होगा ना, पीकेबी वैल्यू, ये वैल्यू होती है हमारी जो जिस तरह से हमने पी के ए वैल्यू की बात की थी, यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ के वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, और यहाँ पर जो पी के बी वैल्यू है ये भी क्या है आपकी बेसिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये भी हमें यही सजेस्ट करती है। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, देखो एक्वस सॉल्यूशन में जो सब्स्टिट्यूटेड अमोनिया कैटायन होते हैं वो स्टेबलाइज नहीं होते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट की वजह से, जो कि अल्काइल ग्रुप का होता है, बट ऑल्सो बाय द सोल्वेशन विद द वाटर मॉलिक्यूल। इसलिए जितना ज्यादा साइज होगा आयन का उतना ही कम सोल्वेशन होगी और वो स्ट्रक्चर उतनी ही कम स्टेबल होगी। अब एग्जाम्पल से समझेंगे, देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है प्राइमरी अमीन जिसके अंदर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ दिस इज NH2। अब इस NH2 के पास दो हाइड्रोजन है जो कि क्या फॉर्म करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं। ठीक है, और इधर क्या हो सकता है, इधर हमारे पास प्राइमरी अमीन के अंदर हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारे पास सिचुएशन, तीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे हो रही है। दूसरे केस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि ये है R और ये है हाइड्रोजन, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये H और ये H। अगर हम इसका एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो एक्सटेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं वो क्या कर गई है, रिड्यूस कर गई है। जबकि टर्शरी के केस में क्या करेगी, टर्शरी के केस में क्या करेगी, ये स्ट्रेंथ हमारी और भी ज्यादा रिड्यूस हो जाती है और हमारे पास सिर्फ एक हाइड्रोजन अवेलेबल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, एक्वस फेज के अंदर अब वाटर आ गया है यहाँ पे, और वाटर की वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो ट्रेंड रहता है वो हमारा रहेगा कि ये हमारा प्राइमरी है, इसके अंदर मैक्सिमम वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके अंदर नंबर 2 पर, और इसके नंबर क्या रहेगी 3। तो ये हमारा क्या है, ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर एंड स्टेबिलिटी ऑफ आयंस ऑफ सॉल्वेशन। तो सबसे ज्यादा सोल्यूबल भी क्या रहेगा हमारा, बताइए कौन सा सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा, ऑब्वियसली वही ज्यादा सोल्यूबल होगा जिसकी सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है हमारे पास। ठीक है, जिसकी सबसे अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में हो रही है, प्राइमरी वाले में, तो सोल्वेशन इफेक्ट, एक्वस की बात हो रही है तो सोल्वेशन इफेक्ट इसके अंदर क्या करेगा, डोमिनेट करता है, ना कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट।
दैट इज प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है जितना ज्यादा इम्पैक्ट हमारा कौन सा करेगा, सोल्वेशन इफेक्ट करता है। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्लियर है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम कैटायन की होती है, उतना ही ज्यादा हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग अमीन किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह से काम करता है। तो जो ऑर्डर ऑफ एलिफेटिक अमीन होगा हमारे पास, वो भी क्या होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। व्हाई वी आर कॉलिंग इट अकॉर्डिंग टू द एक्वस मीडियम के अंदर हम इसको लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर आप इसमें इंडक्टिव इफेक्ट की बात करोगे तो ऑर्डर क्या हो जाता है, वो अपोजिट हो जाता है। इतना समझ में आ गया हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास ये सिचुएशन आती है, हम किस में फंस गए हैं भाई, क्या करें अब। एक फैक्टर हमें क्या कह रहा है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये कौन सा बोल रहा है, सोल्वेशन फैक्टर। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट को कंसिडर करें तो क्या होगा, हमारा टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी होता है। अब हम दोनों एग्जाम्पल से कैसे डिस्कस करेंगे, जो ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ होगा हमारे पास, एक रीजन हमें समझ में आ गया। दूसरा अब डिस्कस करेंगे इसके अंदर हमारा क्या होता है जब एल्काइल ग्रुप छोटा होगा, यानी कि मान लीजिए हमारे पास CH3 है और एक NH2 है। दूसरा ग्रुप हम ले रहे हैं CH3 और CH2 और यहाँ पर लगा रहे हैं NH2। अब हम इन दोनों के अंदर इफेक्ट को डिस्कस करेंगे कि किसके अंदर सॉल्वेशन इफेक्ट ज्यादा है, किसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम बात करें यहाँ पर और यहाँ पर, तो जब ग्रुप छोटा होगा, एल्काइल ग्रुप जब स्मॉल होता है, तो देयर इज नो स्टेरिक हिंडरेंस टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन क्या होगा जब हमारा एल्काइल ग्रुप CH3 से बड़ा होता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में स्टेरिक हिंडरेंस काम करती है। तो इसलिए जो चेंज ऑफ नेचर, जैसे ही एल्काइल ग्रुप का नेचर CH3 से C2H5 पर जाता है, तो जो हमारा बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाता है। तो अगर हम इस वाले में, अगर हम दोनों में, एक है हमारे पास मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन और दूसरा क्या होगा, एथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन, अगर इन दोनों के ऑर्डर की अगर हम बात करें एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो हम क्या कह सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, पहले हम लिख रहे हैं इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन का ऑर्डर, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ किसका ऑर्डर, इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन। यानी कि मेरे पास जो ऑर्डर यहाँ पर होगा ये होगा 2, सेकेंडरी, 3 एंड देन प्राइमरी। तो इसको कैसे लिखेंगे, हमारे पास है नाइट्रोजन, यानी कि यहाँ पे हमारे पास C2H5 है ट्वाइस, देन हमारे पास आएगा टर्शरी, यानी कि यहाँ पर हमारे पास C2H5 के होंगे 3, और फिर हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता है C2H5 और ये होगा हमारा H। तो ये वाला जो ऑर्डर होगा हमारा, ये किस केस के अंदर है, ये है इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस के केस में। अब हम डिस्कस करें अगर ये होगा मिथाइल और ये होगा हमारा सब्स्टिट्यूटेड अमीन का केस, इसमें क्या रहेगा हमारा ऑर्डर, इसमें हमारा सेकेंडरी, देन हमारा प्राइमरी और फिर क्या रहेगा हमारा टर्शरी। तो मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड में सेकेंडरी दोनों में ही हमारे पास पहले नंबर पे आएगा, और लेकिन सेकंड पोजीशन पे सिर्फ हमारे पास चेंज हो जाता है CH3NH2, और फिर हमारे पास क्या आता है टर्सरी CH3 की थ्राइस, और यहाँ पे क्या आता है हमारे पास नाइट्रोजन। तो अब हमने ये तीनों फैक्टर्स को कंक्लूड करके ये रिजल्ट निकाला है कि यहाँ पर जो हमारा, ये हमें एनसीईआरटी में एज इट इज गिवन है, तो इस क्वेश्चन को तो भूल के भी गलत नहीं करना है। तो काफी चांसेस हैं कि ये एज इट इज पेपर में आ जाते हैं कि जो इथाइल का ऑर्डर रहेगा, इथाइल इज अ बिगर ग्रुप, तो यहाँ से आप नंबर करके 231 फॉर द इथाइल एंड 213 फॉर द मिथाइल। मिथाइल छोटा है तो यहाँ पर इसके लिए जो डिजिट यूज करेंगे 213, दैट इज लेसर इन द नंबर, और ये क्या हो जाएगी, ग्रेटर इन द नंबर। आई होप यू ये क्लियर हो गया होगा। अगर और भी थोड़ा सा और डिटेल में देखना है, सम क्वेश्चंस भी मैंने डिस्कस किए हुए हैं, 10 से 12 मिनट की क्लिप है जो कि सोनू सर फिजिक्स वाले चैनल पे यूट्यूब पे अवेलेबल है, यू कैन वॉच, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट हम किसके अंदर डिस्कशन करेंगे, अब है हमारे पास एराइल अमीन और अमोनिया का केस। क्या करना है भाई, एक है हमारे पास ये वाला अमोनिया, अब हम पहले हमने किस में डिस्कस किया था, एलिफेटिक अमीन और अमोनिया के केस में। अब ये क्या है हमारे पास, ये NH2 है, ये एनिलीन है, और अब हमारे पास है ये वाली वैल्यू। अब हमें इसमें से बताना है कि भाई कौन सा ज्यादा बेसिक होगा, कि कौन सा ज्यादा बेसिक होगा। तो बेसिक होने के लिए क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होने चाहिए।
अगर नाइट्रोजन पे लोन पेयर हैं, अगर हम एनिलीन आयन की बात करें, ये इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर लोन पेयर नाइट्रोजन पर लंबे टाइम तक अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अमोनिया में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर अमोनिया के अंदर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करने के लिए कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बनती है। तो हम क्या कह सकते हैं इस केस के अंदर कि जो अमोनिया होता है वो हमारा क्या होगा, मोर बेसिक होगा। किससे? एराइल अमीन से। लेकिन अमोनिया हमारा क्या होता है, लेस बेसिक होता है। किसके कंपैरिजन में? हमारे एलिफेटिक अमीन के केस में। ठीक है, एलिफेटिक अमीन क्या होते हैं, सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं, देन अमोनिया, और फिर हमारा नंबर थर्ड पे नंबर आता है एनिलीन का। एनिलीन का रीजन रहेगा कि जो एनिलीन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है वहां पर लोन पेयर जो होते हैं वो अवेलेबल है ही नहीं, कोई लोन पेयर नहीं है, वो तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाते हैं। फिर रिएक्शन डोनेट किसको करेगा? डोनेशन के लिए नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे। अगर हम बात करें सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन की, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन के अंदर सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन के अंक का क्या क्या मतलब है, आपके पास है यहाँ पे एनिलीन और आपने कोई ग्रुप यहाँ पे लगा दिया है, मान लीजिए आपने यहाँ पे लगा दिया OCH3 ग्रुप। अब नाइट्रोजन के जो लोन पेयर होते हैं वो क्या करेंगे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि नाइट्रोजन पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन इनका नेचर क्या होता है, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो अगर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, कौन से वाले ग्रुप प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगे, ये वाले ग्रुप क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। लेकिन अगर आपको याद हो एसिडिक स्ट्रेंथ के केस के अंदर हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेस स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, क्योंकि वो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेशन के लिए अवेलेबल करा रहे हैं और इंक्रीज करा रहे हैं। ठीक है, दूसरा फैक्टर हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर हमारे पास कौन से एग्जांपल आ जाएंगे, OCH3 अगर आपका लगा हुआ है, CH3 ग्रुप अगर लगा हुआ है, तो ये ग्रुप क्या करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देंगे। ऑन द अदर साइड अगर इलेक्ट्रॉन हमारे विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, वो क्या करेंगे, ये तो बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, ऑब्वियसली डिक्रीज करते हैं। कौन से ग्रुप हो जाएंगे, जैसे कि हमारा COH ग्रुप हो गया, नाइट्रो ग्रुप हो गया, SO3H ग्रुप, सल्फोनाइल ग्रुप हो गया, और आपका कोई भी हैलोजन हो गया। ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के होते हैं, तो इनका काम होता है क्या करना, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना। जब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेंगे तो लोन पेयर तो अवेलेबल ही नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए कहाँ से आएंगे, तो और जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो क्या कर जाएगी, हमारी डिक्रीज कर जाती है। क्लियर है, इतना समझ में आया? अब हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन, भाई अगर समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को हमें करने में ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगना है। ये है हमारा क्वेश्चन, एनसीईआरटी से ही लिया हुआ है। तो इसके अंदर हमने बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना। पहले हमारे पास देखो क्या है, हमारे पास है एनिलीन, यानी कि उस पे लगा हुआ है NH2 विद लोन पेयर। दूसरा हमारे पास है C2H5NH2 और सेकंड हमारे पास है C2H5 और ये है हमारे पास NH2, यानी कि ये है सेकेंडरी। ठीक है, और उसके बाद क्या है, हमारा अमोनिया है। अब बताइए भाई क्या ऑर्डर रहेगा। देखो हमने क्या कहा है, पिछली स्लाइड पे लिखा हुआ है, ये रहा ये ऑर्डर। देखो सबसे पहले एलिफेटिक अमीन क्या होंगे, मैक्सिमम बेसिक होंगे, उसके बाद हमारा अमोनिया आएगा, उसके बाद हमारे एराइल अमीन्स आते हैं। अब चलो अपने क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा क्या है, ये भी एलिफेटिक अमीन है और ये भी एलिफेटिक अमीन है। ठीक है, इन दोनों में किसका ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा। अब चलो प्रीवियस टू प्रीवियस स्लाइड पे ये किस क्या है, इथाइल है हमारा। इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन हम लिख चुके हैं, तो इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन के अंदर जो सेकेंडरी अमीन होता है वो मोस्ट बेसिक होता है। तो सिंपल क्या आ जाएगा, नंबर 1 पे ये वाला आ जाएगा C2H5 की ट्वाइस, और यहाँ हमारे पास क्या होगा, NH हो जाएगा, 2 नहीं आएगा, H आएगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी H आएगा इधर। नंबर 2 पे क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली हमारा प्राइमरी आ जाएगा। फिर किसको लिख सकते हो, फिर तो आएगा ही अमोनिया, क्योंकि अमोनिया पे तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है इन दोनों को छोड़ के। और एराइल अमीन में क्या करते हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर जाते हैं, और नाइट्रोजन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन होती है। तो सबसे लीस्ट जो बेसिक होगा हमारा यहाँ पे वो क्या होगा, अमीन होगा। तो क्वेश्चन कर लोगे इस तरीके से।
आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जस्ट हमने सारे फैक्टर्स को इसमें याद करके चलना है, इंक्लूड करके चलना है, समझ के चलना है। ऐसे फैक्टर्स को देखना है जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को डोनेशन के लिए अगर बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो बेसिक स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या होगा भाई, जो एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन्स और प्राइम सेकेंडरी अमीन्स होते हैं वो एसिड, क्लोराइड, एनहाइड्राइड और एस्टर्स के साथ, भाई ये रिएक्शन हम बहुत बार कर चुके हैं तो इसमें आई थिंक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो ये होगा C2H5 और हमारे पास यहाँ पे क्या है, NH मैं यहाँ पे ले रही हूँ और इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हो गया हमारा एसाइल क्लोराइड। जब हम एसाइलेशन करा रहे हैं तो यहाँ पे एसाइल ग्रुप क्या हो जाएगा, आपके हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके यहाँ पे लग जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी, यहाँ से एक H और एक यहाँ से Cl, ये निकाल दो, C2H5 C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, HCl का रिमूवल हो जाएगा। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया जी, बिल्कुल गलत लिख दिया है। यहाँ पे NH तो रह गया, NH तो लिखो। ठीक है, NH भी तो आएगा। तो हमारे पास क्या होगा, एमाइड की फॉर्मेशन हो जाती है किससे, एमीन से, अगर एसाइलेशन कराते हैं। यहाँ पे आप, मैंने लिखा है एसिड क्लोराइड, आप यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हो, सेम आंसर आना है हमारा। यहाँ पर भी क्या होगा, C2H5 दिस इज NH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, हमारे पास फॉर्मेशन होती है यहाँ पे एमाइड की फॉर्मेशन हमारे पास हो जाती है एसाइलेशन रिएक्शन से। और एक इसमें इंपॉर्टेंट जो हमारा रहता है कि जो एमाइंस होते हैं वो बेंजोइल क्लोराइड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। इसके साथ, बेंजोइल क्लोराइड के साथ, जैसे कि NH2 हमारे पास है। जब ये हमारा एलिफेटिक अमीन किसके साथ, बेंजोइल अमीन के साथ रिएक्ट कराएगा, यानी कि हमारे पास अगर आपने ये ले लिया है COCl, तो क्या बनेगा, ऑब्वियसली इसकी रिएक्शन भी ऐसे ही हो जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्पीसीज की फॉर्मेशन होती है CONHCH3, ये भी तो अमाइड ही है, तो अमाइड की फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी। क्लियर है इतना। उसके बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आती है दैट इज कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ये जो कार्बाइल अमीन रिएक्शंस होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको एज ए टेस्ट यूज किया जाता है। इसको हम क्या करते हैं, टेस्ट यूज करते हैं। और ये क्या खास बात क्या होती है, कार्बाइल अमीन मतलब, पहले रिएक्शन करके दिखाती हूँ। ये है हमारा NH2 यानी कि अमीन है, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे CHCl3 के साथ और इसके अंदर हम डालते हैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड और जस्ट इसको हीट करना है आपको। जब हम इसको हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा भाई, ये जो कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड है, यहाँ पर जो हमारे पास बॉन्ड बनता है यहाँ पे बनेगा हमारे पास आइसोसाइनाइड। क्या ठीक लिखा मैंने जी, नहीं बिल्कुल ठीक नहीं लिखा, ये तो नाइट्राइल लिख दिया हमने। हमने लिखना है आइसोसाइनाइड, यानी नाइट्रोजन के साथ हमने बॉन्ड बनाना है। तो जो आइसोसाइनाइड की जो स्मेल होती है वो काफी ज्यादा ऑफेंसिव स्मेल होती है। और ये जो स्मेल आती है ऑफेंसिव, ये सिर्फ प्राइमरी अमीन के लिए ही आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हम कार्बाइल अमीन रिएक्शंस का यूज करते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, हाइड्रोक्साइड फॉर्म क्या बनाएगा, आइसोसाइनाइड बनाता है, जिसकी काफी ऑफेंसिव स्मेल होती है, जिसकी वजह से हम इसको रिकॉग्निशन में यूज करते हैं कि आपने प्राइमरी अमीन का यूज किया है, सेकेंडरी का किया है या फिर टर्शरी का यूज किया है। ठीक है इतना। तो इस रिएक्शंस को हम कहां पर यूज करेंगे, एज ए टेस्टिंग यूज करते हैं। सेकेंडरी और टर्शरी अमीन इस रिएक्शन के अंदर ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ कि जो हमारे पास सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन जो होते हैं वो ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शंस आती है नाइट्रस एसिड के साथ हम ये रिएक्शंस कराते हैं। बताओ भाई, सबको पता है इस रिएक्शन का, नाइट्रस एसिड क्या होता है हमारे पास, NaNO2 दैट इज सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड बोलते हैं। तो क्या पहले मैं, जो हमें पता है यानी कि एक दो बार हम ये रिएक्शन कर चुके हैं, पहले हम वो कर लेते हैं। तो पहले हमारे पास क्या होता है, देखो हमने लिया था NH2 एनिलीन और एनिलीन के अंदर हमने ये नाइट्रस एसिड डाला था दैट इज NaNO2 प्लस हमारे पास क्या होता है HCl। तो डू यू रिमेम्बर कि हमने यहाँ पे क्या बनाया था, हमने यहाँ पे बनाया था डाइजोनियम सॉल्ट। और फिर डाइजोनियम सोल्ट हमारे पास फॉर्म हो चुका है। और फिर क्या होता है, हम जानते हैं कि काफी अनस्टेबल होता है। यहाँ पे अगर आप वाटर की एडिशन करते हो तो हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा,
OH की फॉर्मेशन यानी कि फिनोल की फॉर्मेशन हमारे पास हो जाती है। क्लियर है? वैसे ही यही रिएक्शन हम एलिफेटिक में भी करा सकते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे सोडियम नाइट्रस प्लस HCl, सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, सॉरी यहाँ पर भी हमारे पास क्या बन जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे बना था N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ये वाली स्पीसीज क्या होती है, काफी ज्यादा रिएक्टिव होती है। तो इस रिएक्टिव स्पीसीज का हम क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं और यहाँ से हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, एल्कोहल की। जब यहाँ पे फिनोल बन रहा है, जब हमने एरोमेटिक अमीन लिया है, तो एलिफेटिक में क्या बनेगा, इसके अंदर सिंपल एल्कोहल बन जाएगा। सो क्लियर हुआ? तो ये रिएक्शन हमारी किसके साथ थी, नाइट्रस एसिड के साथ ये हमारी रिएक्शन थी। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये भी अलग अलग मैनर के साथ हमारी ये रिएक्शन होती है। ठीक है, अब अगर जो हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शंस आती है, रिएक्शंस विद, से पहले तो भाई एक रिएक्शन और थी, वो कहाँ रह गई है। तो भाई ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से शो करने से पहले एक और रिएक्शन थी, मैं आपको वो इस स्लाइड पे शो कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये रिएक्शन हम किसके साथ दिखाते हैं, नंबर 6 वाली मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनाइल। लेट मी चेक अगर है, हाँ जी मिल गई है। चलो देखो, रिएक्शन विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ ये रिएक्शन कैसे होते हैं, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड क्या होता है। देखो, तो इसके अंदर हमें पहले तो हमें क्या लेना है, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, अमीन तो लेना ही पड़ेगा। C2H5NH रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, इसी के साथ तो करा रहे हैं, तो अमीन तो भाई पहले ही बनता है। अच्छा, रिएक्शन किसके साथ करानी है, बेंजीन सल्फोनाइल के साथ। ये क्या होता है हमारे पास, देखो यहाँ पर हमारी बेंजीन के ऊपर क्या कौन सा ग्रुप लगा होता है, सल्फोनाइल ग्रुप लगा होगा, सल्फोनाइल क्लोराइड। कौन सा ग्रुप होगा, सल्फोनाइल क्लोराइड। मैं इसको एक बार बता देती हूँ, देखो ये है हमारे पास SO2Cl, दिस इज सल्फोनाइल क्लोराइड। लेकिन हमने किया हुआ है SO2Cl2, जो कि हमने एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा के इसके साथ अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराई थी, तो हमने यहाँ से बनाया था एल्काइल हैलाइड। ये था थियोनाइल क्लोराइड। SOCl2 क्या होता है, थियोनाइल क्लोराइड। लेकिन SOCl2 क्या होता है, सल्फोनाइल क्लोराइड। सो डिफरेंस क्लियर है इतना। तो जब ये रिएक्शन हमारा अमीन बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ करता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे हमारे पास बनेगा एन इथाइल बेंजीन सल्फोना अमाइड, यानी कि अमाइड की फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे होती है। मैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके लिख रही हूँ क्योंकि स्पेस कम है। S डबल बॉन्ड O, और इधर भी क्या हो जाएगा, S डबल बॉन्ड O। इसको आपको रिमूव नहीं करना, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक Cl, HCl को हटा दीजिए, बाकी जो बच गया उसको अटैच कर दिए। दिस इज नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन, और इधर आपका C2H5। क्लियर है? यहाँ से क्या निकल जाएगा, साइड प्रोडक्ट होगा हमारा HCl। क्लियर है? तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, देखो N पे क्या है हमारे पास, N पे हमारे पास है इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, N इथाइल। और ये क्या है, क्या बच गया है, इथाइल हो गया, बेंजीन सल्फोना, क्या बच गया है, सल्फोना एमाइड। क्लियर है इतना? तो इस रिएक्शन की भी खास बात क्या होती है कि जो हाइड्रोजन एटम अटैच रिप्रेजेंट है, ये क्या हो सकता है, अब देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है हमारे पास, द हाइड्रोजन विच इज अटैच टू द नाइट्रोजन इन सल्फोना अमाइड क्या होता है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक होता है भाई। क्यों होता है स्ट्रॉन्गली एसिडिक, क्योंकि ये वाला जो ग्रुप हमारे पास लगा हुआ है ना, ये वाला ग्रुप, इसका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और अभी हम क्या करके आए हैं कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी को नाइट्रोजन पर कम कर देते हैं, जिसकी वजह से सॉरी इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी, इसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हम लगाते हैं तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन का रिमूवल काफी इजी कर देगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन का रिमूवल इजी कर देगा। और जिस कंपाउंड से हाइड्रोजन रिलीज हो सकती है उसको हम क्या बोलेंगे, वो नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो बेसिक हम अमीन से हमने रिएक्शन कराई थी सल्फोनाइल बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड की, तो एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड हमारे पास बनता है और उसका नेचर
एसिडिक होता है, आपसे पूछा जाएगा व्हाई इट्स नेचर इज एसिडिक, तो आपको बताना है कि जो सल्फोना अमाइड होता है इसकी वजह से, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सल्फोनाइल ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से होता है इसका एसिडिक नेचर। क्लियर है? अब ये रिएक्शन भी क्या, क्यों हम इसको इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, क्योंकि इसको भी हम टेस्टिंग में यूज करते हैं। तो टर्शरी अमीन बेंजीन सल्फोनामाइड के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगी, तो जो ये प्रॉपर्टी है अमीन की बेंजीन सल्फोनामाइड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करने की, ये डिस्टिंक्शन करती है हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन के साथ, और मिक्सचर ऑफ अमीन को सेपरेट करने में भी हमारी क्या करती है, हेल्प करती है। क्लियर है भाई? तो ये क्या करेगा, ये अभी मैंने आपको डिसोल्व करके दिखाया है इसको प्राइमरी में, लेकिन यहाँ पर जो नोट करने की बात है वो क्या है कि जो हमारे टर्शरी अमीन होते हैं, कौन से अमीन होंगे हमारे पास, जो टर्शरी अमीन होते हैं वो इस रिएक्शन को नहीं देंगे। प्राइमरी सेकेंडरी कौन सा देंगे, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड रिएक्शन, जबकि कार्बाइल अमीन कौन देगा, सिर्फ प्राइमरी अमीन देते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास रिएक्शन बचती है सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो भाई सिंपल सी बात है, देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, खुद पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो अभी हम क्या देख कर आए थे, जब हमने एनिलीन की बेंजीन स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देखा था, तो हमने ये देखा था नाइट्रोजन पे होता है पॉजिटिव चार्ज और आपके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल ऑब्वियसली कहाँ आके अटैक करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी होगी वहीं तो अटैक करेगा ना हमारे पास आके। तो बस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करा दीजिए, क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, तो ये जो कंडीशन हम ये कराते हैं इसके अंदर, सबसे पहले करा रहे हैं हैलोजिनेशन। क्या करा रहे हैं, हैलोजिनेशन। तो इसके अंदर हमारे पास है बेंजीन रिंग, और इसके अंदर हम करा रहे हैं सबसे पहले ब्रोमिनेशन करा रहे हैं। जब हम ब्रोमिनेशन करा रहे हैं तो जो एनिलीन होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो इस केस के अंदर हमारे पास क्या हो जाती है, तीनों की तीनों पोजीशन पे हमारा ब्रोमीन लग जाता है। ठीक है, और एक किसकी प्रेजेंस में हम कराते हैं, ये वाटर की प्रेजेंस में, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। मान लीजिए आपको मोनोब्रोमिनेशन करानी है, फिर क्या कराना पड़ता है भाई, इसके लिए हमें इस रिएक्शंस को स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो अमीन ग्रुप को क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करनी पड़ेगी, प्रोटेक्शन करनी पड़ती है, प्रोटेक्शन ऑफ अमीन ग्रुप। तो अमीन ग्रुप की प्रोटेक्शन के लिए हम क्या कराते हैं, अमीन ग्रुप की प्रोटेक्शन के लिए हम भाई इसका एसिटाइलेशन कराते हैं। क्या कराएंगे भाई, इसका एसिटाइलेशन कराते हैं। तो देखो कैसे होगा, तो सीधी सी बात है, एसिटाइलेशन कराना है तो एसिटिक एनहाइड्राइड डाल दीजिए, और यहाँ पे हमारे पास जो एनिलीन ग्रुप है NH2 है, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हमारे पास एसिटाइलेशन, और ये जो रिएक्शन होगी अब करा दो आप ब्रोमीन और वाटर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर अब क्या होगा, सिर्फ पैरा वाला प्रोडक्ट हमारा क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। एक मिनट, यहाँ पे क्या लग जाएगी, ब्रोमीन, और ये सारा का सारा जो प्रोडक्ट आपने लगाया था यहाँ पे, ये क्या कर जाएगा, ये हाइड्रोलिसिस से हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पैरा ब्रोमो एनिलीन की फॉर्मेशन हमारे पास हो चुकी है। तो यहाँ पे जो ध्यान देने लायक चीज है वो क्या है कि यहाँ पे तीनों पोजीशंस पे ब्रोमिनेशन हो जाती है, हेलोजिनेशन हो जाती है, क्योंकि एनिलीन बहुत रिएक्टिव होता है, इसकी रिएक्टिविटी को स्टॉप करना पड़ता है। और स्टॉप किससे करते हैं, एसिटाइलेशन से। इससे क्या होगा, जो रिएक्टिव अमीन ग्रुप होते हैं ना, इसकी थोड़ी सी रिएक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, एनिलीन जो ग्रुप है उसकी हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, मोनो हेलोजिनेशन करवा सकते हैं। ठीक है, सेकंड में हम देखेंगे नाइट्रेशन कैसे कराएंगे। देखो नाइट्रेशन खास है इसलिए हम इसको करा रहे हैं, हमारे पास अगेन अमीन ग्रुप है यहाँ पे, और नाइट्रेशन कराने के लिए हमारे पास कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड कंसंट्रेटेड HNO3 हमारे पास होता है। इसके अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, वैसे तो हमारे पास ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही बनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होगा भाई, मेटा प्रोडक्ट भी अच्छा खासा बनता है। बस यही खासियत है इसकी कि हम मेटा प्रोडक्ट को इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे NO2 आएगा, ये हो जाएगा हमारा NH2। परसेंटेज की अगर हम बात करें तो ऑर्थो प्रोडक्ट जस्ट 2% है,
जबकि पैरा प्रोडक्ट हमारा 51% आता है और 47% हमारा क्या होता है, मेटा प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हम देते हैं, स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम के अंदर, क्योंकि आप दिख रहे हैं एसिड है दोनों ही, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम के अंदर जब ये रिएक्शन कैरिड आउट कराते हैं तो हमारे पास जो एनिलीन है वो क्या हो जाता है, वो प्रोटोनेट हो जाता है। क्या हो जाएगा, एनिलीन गेट प्रोटोनेटेड। क्यों होगा प्रोटोनेटेड, क्योंकि भाई हम इसको स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में ट्रीट करा रहे हैं, और फिर क्या होगा, प्रोटोनेट होके प्रोटोनेटेड एंड टू फॉर्म एनिलीनियम आयन बना देता है। और भाई एनिलीनियम आयन बनाने की जो खास बात है वो क्या होती है, और जो एनिलीनियम आयन होता है वो होता है आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। और इसलिए जो मेटा डायरेक्टिंग जो प्रोडक्ट हमारे पास बना है उसकी परसेंटेज 47% बनी है। तो ये खास रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में जब हम इस रिएक्शन को कैरिड आउट कराते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, प्रोटोनेट हो जाता है हमारा एनिलीन, और हमारे पास क्या बनेगा, एनिलीनियम आयन की फॉर्मेशन होती है। और एनिलीनियम आयन क्या करेगा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। क्लियर है इतना। अगेन अगर इस रिएक्शन को भी आपने क्या करना है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आपको चाहिए, तो भाई अगेन हमें अपने अमीन ग्रुप को क्या कराना पड़ेगा, प्रोटेक्ट कराना पड़ेगा। और प्रोटेक्ट हम किससे कराते हैं, हम प्रोटेक्ट कराते हैं एसिटाइलेशन से। तो कराओ प्रोटेक्ट, कुछ नहीं करना, वही जो रिएक्शन हमने पीछे की थी ये कीजिए। फिर क्या कराना है आपने इसको, फिर हमने करना है इसका H2SO4 की प्रेजेंस में नाइट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे NHCOCH3 और यहाँ पे क्या बन जाता है, NO2। अब क्या करा दोगे, हाइड्रोलिसिस करा दो। हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या होगा, ये सारा सब कुछ निकल जाएगा यहाँ से, और हमारे पास क्या बनेगा, ऊपर एनिलीन और नीचे क्या लग जाएगा, नाइट्रो। क्लियर है इतना। तो भाई हमारी जो मेन रिएक्शंस हैं वो हमारी हो चुकी हैं। वैसे ही हम क्या कराते हैं, सल्फोनेशन रिएक्शन कराते हैं। कौन सी रिएक्शन कराएंगे, सल्फोनेशन रिएक्शन। क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 की एडिशन यहाँ पे कराएंगे एनिलीन के अंदर। और अगेन क्या करना है हमें, इसके भी अगर मोनो करानी है तो पहले क्या कराओगे, एसिटाइलेशन करानी पड़ेगी। क्यों करानी पड़ेगी एसिटाइलेशन, क्योंकि अमीन ग्रुप अगेन बहुत रिएक्टिव होता है, और इसलिए इसकी रिएक्टिविटी को थोड़ा सा स्लो डाउन करने के लिए हम क्या कराते हैं, इसकी एसिटाइलेशन कराते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा COCH3 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, SO3H। और अब क्या कराओगे, हाइड्रोलिसिस कराना है, तो अगेन हमारे पास क्या बन जाएगा, NH2, और यहाँ पे हमारा जो पैरा प्रोडक्ट है वो वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेन प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन होती है। क्लियर है भाई इतना। तो आज भाई इतना ही करेंगे, हमने यहाँ पे केमिकल अपना कंप्लीट कर लिया। सिर्फ एक पोर्शन हमारे पास रहता है डाइजोनियम सॉल्ट वाला, वो हम थर्ड पोर्शन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ज्यादा बड़ा चैप्टर हमारा नहीं है। सो कीप ज्वाइनिंग विद अस एंड थैंक यू, बाय बाय।